हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, यानी आर्कियोलॉजी का इंट्रोडक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन अदर सब्जेक्ट्स, यानी अदर सब्जेक्ट से इसके क्या रिलेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को। तो हम पहले देखते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोस प्लस लेगोस नामक शब्द से मिलकर बना है आर्कियोलॉजी, जिसका अर्थ है आर्कियोस मतलब पुरातन और लोगोस मतलब ज्ञान, यानी पुरानी वस्तुओं का ज्ञान। इसे ही हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पुरातत्व को मानव के अतीत के इतिहास की रचना के लिए पुरावशेषों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, पुरातत्व को मानव अतीत के इतिहास की रचना, यानी मानव ने अतीत में क्या क्या किया है, उनके पुरावशेष जो भी हैं, जो भी मिलते हैं आर्टिफैक्ट्स, उनके अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखते हैं हम आर्कियोलॉजी के उद्देश्य। तो आर्कियोलॉजी के उद्देश्य में सबसे पहला आता है कालक्रम, मानव जीवन की रचना, फिर बदलाव के कारण। कहने का मतलब कालक्रम का अर्थ यानी कि मानव के द्वारा कब कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग की गई, किस तरीके से उन्होंने इसमें डेवलपमेंट किया, वो सारी चीज़ें। फिर मानव जीवन की रचना। कालक्रम के साथ साथ हम देखते हैं कि मानव ने जिन चीज़ों का प्रयोग किया है, आखिर वो उनके जीवन पर कैसे इफ़ेक्टिव थे, किस तरीके से उनके लिए वर्क कर रहे थे, इन सारी चीज़ों को। और फिर हम इसमें देखते हैं बदलाव के कारण, क्योंकि जिससे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है ह्यूमन के अंदर, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, वैसे वैसे बदलाव भी दिखते हैं। तो उन सब बदलाव के कारणों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पुरातत्व मानविकी और प्राकृतिक विज्ञान से संबंध, यानी कि अदर सब्जेक्ट से इसके क्या क्या संबंध है, क्या क्या रिलेशन है। तो पुरातत्व एवं मानविकी में हम सबसे पहले देखते हैं इतिहास, यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री का संबंध मानव के अतीत से है, तथा पुरातत्व भी मानव के अतीत एवं उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तु का विस्तृत अध्ययन है। देखिए, इतिहास का संबंध सिर्फ और सिर्फ मानव अतीत से है, लेकिन पुरातत्व का जो संबंध है वो मानव अतीत में उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तु के भी अध्ययन से होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पुरालिपि शास्त्र। ठीक है, पुरालिपि शास्त्र यानी कि जब से लिखने की व्यवस्था आई, इंसान के अंदर ये डेवलपमेंट हुई कि हाँ वो लिख सकता है चीज़ों को, तब से अभिलेखों का भी प्रयोग, मतलब कहीं कहीं पर लिखित साक्ष्य जो हमें मिलते हैं। साथ ही साथ अभिलेख में अगर हम देखें तो बोगाज कोई के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, कुमारगुप्त के अभिलेख, मतलब काफ़ी सारे अभिलेख जिन राजाओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा जारी किए गए, उन सब का अध्ययन पूरा लिपि शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड में भाषा शास्त्र, यानी बोलचाल की भाषा। पुराने ज़माने में, यानी मानव के द्वारा अतीत में किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, यानी अतीत की सब्जेक्ट, अतीत की जो भाषाएं हैं, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जा सकता है और उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं पाली और प्राकृत। ठीक है, पाली है, प्राकृत है, तमिल है, संस्कृत है, और भी काफ़ी सारे। फिर एक हड़प्पन सिविलाइजेशन, आईवीसी में जो भी लैंग्वेज थी, उनकी अध्ययन, उनकी लिखावट को आज भी स्टडी की जा रही है, जो आस्को परपोला, सिमी परपोला कर रहे हैं, आईडी महादेवन भी इसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और ये पाली, प्राकृत, ये सब भाषाएं जो है महावीर और गौतम बुद्ध के टाइम की है। उसके बाद हम देखते हैं भूगोल के साथ इसका संबंध। ठीक है, तो भूगोल के साथ संबंध हम देखते हैं तो भौगोलिक परिवर्तन, भूकंप, वर्षा, नदियों का जल स्तर, नदी मार्ग, जलवायु परिवर्तन आदि का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन अगर हम इसमें आर्कियोलॉजी को कनेक्ट करें तो हम देखते हैं क्या कि मानव का जो इतिहास रहा है शुरुआत में, वह समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, जल झरनों के किनारे, इन सब जगहों पर फला फूला है अच्छे तरीके से। और उस दौरान भौगोलिक परिवर्तन आए, भूकंप आए, वर्षा आए, नदी का जल स्तर में चेंजेस हुए, जिसकी वजह से उन सब जगहों से मतलब वो माइग्रेट भी हुए। साथ ही साथ आज भी बहुत सारे नदी के मार्ग पर हमें उनके अवशेष मिलते हैं, हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं समाज शास्त्र। मानव जाति की रीति रिवाज, प्रथा, विवाह, पर्व त्यौहार, खान पान आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी के अध्ययन के अंतर्गत हम ये भी कह सकते हैं निएंडरथल मानव, जो पहले वीडियो में मैंने बताया था, निएंडरथल मानव ने समाधान की शुरुआत की थी, तो वो सामाजिक स्तर पर था उनका, तो वो समाज शास्त्र के अंतर्गत हम उसे देख सकते हैं। ठीक है,
लुंद विश्वविद्यालय जो है वहाँ स्वीडन में, वहाँ के प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर स्वेन निल्सन ने मानव विकास के परिवर्तन को ध्यान में रखकर उसे 4 चरणों में विभाजित किया था। ठीक है, स्वेन निल्सन ने मानव इतिहास को 4 चरणों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहला था असभ्य, यानी हम कह सकते हैं एकदम शुरुआत के मानव। फिर घुमंतु, वैसे मानव जो अपने खाने पीने और अपनी जीवन यापन के लिए इधर से उधर भटकते रहे, ये आज भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद कृषक मानव, यानी कि अतीत में जो मानव खेती व्यवहारिक करने लगे, मतलब एक जगह पर अस्थायित्व प्रदान करके अपनी लाइफ को और अपना जीवन यापन करने लगे। और उसके बाद फिर उनमें सभ्यता का ज्ञान हुआ और वो सभ्य बने। इन 4 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है लुंद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्वेन निल्सन। उसके बाद हम देखते हैं अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, मुखिया, स्वामित्व आदि का अध्ययन इसमें करते हैं। यानी कि पहले के जो मानव थे उनमें इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेवलप हुए उस तरीके से इनमें इन सारी चीज़ों की ज्ञान आ गई। साथ ही साथ IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी हम देखते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं मुखिया का स्वामित्व है, पंडितों का स्वामित्व है। वैदिक सिविलाइजेशन में भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर क्वाइंस जब तक नहीं आया था तो उस समय क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो उन सब का अध्ययन हम अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से कनेक्ट करके करते हैं। फिर उसके बाद आता है नृतत्व विज्ञान। मानव के शारीरिक संरचना तथा सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी कि शुरुआत से लेकर के अभी तक के मानव में क्या क्या शारीरिक संरचना हुए और उनके क्या क्या सांस्कृतिक पक्ष हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर हम देखते हैं कला में, तो कला में मूर्तिकला, चित्रकला, उकेरन, मृदभांड आदि का अध्ययन। ठीक है, आर्ट में अगर हम देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो मानव के द्वारा शुरुआत से कुछ कुछ चीज़ें बनाई जाने लगी। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज के काफ़ी सारे मूर्तियाँ मिलती हैं, पेंटिंग्स मिलते हैं, तो उन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। पेंटिंग्स में हम भीमबेटका देख सकते हैं और इन सब का अध्ययन इसी के अंतर्गत, कला के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं पुरातत्व एवं प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है भूतत्व विज्ञान, लॉ ऑफ स्ट्रेटिग्राफी। ठीक है, सागर तल एवं नदी वेदिकाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। भूतत्व विज्ञान में सागर तल एवं नदी वेदिकाओं का, एक विद्वान है जिनका नाम है BN पुरी, उनका कथन है जहाँ भूगर्भ का अंत होता है वहीं से पुरातत्व का प्रारंभ होता है। मतलब इनका कहना है कि भूगर्भ का जहाँ अंत हो जाता है वहाँ से पुरातत्व की चीज़ें मिलने शुरू हो जाती है, यानी कि पुरातत्व का अध्ययन वहीं से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भौतिक यानी फिजिक्स के साथ। तो फिजिक्स में हम देखते हैं कि रेडियो कार्बन और पोटेशियम आर्गन, ये दोनों डेटिंग मेथड है जो फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं, जिसका अध्ययन हम आर्कियोलॉजी में भी करते हैं। रसायन, तो रसायन में पूरा वस्तुओं की सफाई, संरक्षण यानी कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें करते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन भी हमें जाननी पड़ती है इन सारी चीज़ों के लिए, ताकि कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले तो हम उनकी साफ सफाई करके अच्छे तरीके से हम उन्हें प्रिजर्व कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं प्राणी विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान में हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत हमें जीव जंतुओं के यानी प्राणियों का अध्ययन करना पड़ता है। कारण यह है कि मानव के साथ साथ जीव जंतुओं के भी अंतर्गत कुछ चेंजेस आए, और जहां मानव के फॉसिल्स मिलते हैं वहीं से कुछ प्राणियों के भी फॉसिल्स मिलते हैं, तो इसके लिए हमें प्राणी विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में 2 डेटिंग मेथोडोलॉजी भी आती है, जिसमें एक वृक्ष वलय और एक प्राग विश्लेषण, और इन दोनों का अध्ययन किया जाता है जो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसे आर्कियोलॉजी में भी रखा जाता है। ओके, थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।